स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका। आज हम लोग ऑप्टिक्स वाले क्लास में लेक्चर 18 यानी स्नेल्स लॉ शुरू कर रहे हैं। रिफ्रैक्शन यहाँ से शुरू हो रहा है और आपके एग्जाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी पार्ट से आते हैं, रिफ्रैक्शन से। रिफ्रैक्शन थ्रू प्लेन सरफेस, रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, लेंसेज, इन्हीं में से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं ऑप्टिक्स के। तो आज हम लोग रिफ्रैक्शन शुरू कर रहे हैं। आज का जो लेक्चर है वो इंट्रोडक्शन है, बेसिक पार्ट है, लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्नेल्स लॉ का यूज़ आप जानते हैं हर जगह होगा। तो इसमें जो सबसे पहले हमें देखना है कि रिफ्रैक्शन होता क्या है। तो जैसे इधर एक डायग्राम देख रहे हैं आप, और इस डायग्राम में हम लोग देख रहे हैं कि एक रे मीडियम 1 से मीडियम 2 में ट्रांसफर होके गई है। तो इस तरह से किसी रे का एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रांसफर होना और अपने ओरिजिनल पाथ से थोड़ा बेंड हो जाना और उसकी वेलोसिटी और वेवलेंथ का चेंज हो जाना, ये पूरा प्रोसेस रिफ्रैक्शन कहलाता है। यानी जब रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है लाइट एनर्जी, तो रिफ्रैक्शन में क्या क्या होता है। देखिए जो रिफ्रैक्शन प्रोसेस है इसमें क्या क्या होता है। तो रिफ्रैक्शन में पहली चीज है लाइट एनर्जी। रे क्या है? लाइट एनर्जी ट्रांसफर्स फ्रॉम वन मीडियम टू द अदर, फ्रॉम वन मीडियम टू द अदर। लाइट एनर्जी एक मीडियम से ट्रांसफर होके दूसरे मीडियम में जाती है। फ्रॉम वन मीडियम टू द अदर को ठीक कर देते हैं, वन मीडियम टू द अदर। और जब रिफ्रैक्शन प्रोसेस होता है, लाइट एनर्जी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, तो जरूरी नहीं है कि अपने रास्ते से वो बेंड हो जाए। जैसे इसमें आपको डायग्राम दिख रहा है कि ये रे, ग्रीन वाली रे पहले किसी एंगल पर आई है, फिर किसी दूसरे एंगल पर वापस दूसरे मीडियम में चली गई, तो लाइट एनर्जी का ट्रांसफर हुआ है और ये बेंड हो गई। अगर नॉर्मली रे आती, जैसे इधर डायग्राम में देखिए, अगर रे इस तरह से मान लीजिए ये बाउंड्री है और रे नॉर्मली आती है ऐसे करके बाउंड्री के परपेंडिकुलर एकदम ऐसे, तो ये नॉर्मली ही ऐसे चली जाती, तब इसमें कोई बेंडिंग ना होती। तो लाइट एनर्जी का बेंड करना जरूरी नहीं है रिफ्रैक्शन प्रोसेस में। तो लाइट एनर्जी जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है रिफ्रैक्शन प्रोसेस में, तो मतलब लाइट एनर्जी का एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रांसफर होना और उसकी वेलोसिटी वेवलेंथ का चेंज हो जाना, ये जो पूरा डिटेल हम लोग पढ़ते हैं, ये प्रोसेस कहलाता है रिफ्रैक्शन। अब रिफ्रैक्शन में क्या क्या होता है, तो सबसे पहले डायग्राम में देखिए कि जैसे ये रे इंसिडेंट हुई है, ये नॉर्मल है, ऊपर मीडियम 1 है, नीचे मीडियम 2, और ये जो व्हाइट कलर की आपको दिख रही है ये है मीडियम बाउंड्री, मीडियम बाउंड्री। तो अब जैसे ये इंसिडेंट रे है, इसको हम लोग बोलेंगे इंसिडेंट रे। तो ये इंसिडेंट रे है और ये जो है ये रिफ्रैक्टेड रे, इसको बोलेंगे रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्ट होकर जो दूसरे मीडियम में चली गई। लाइट एनर्जी का एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाना ही सिंपली रिफ्रैक्शन होता है। तो लाइट एनर्जी का एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाना रिफ्रैक्शन है। ये इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे हम लोगों ने दिखा दी, नॉर्मल हो गया, मीडियम बाउंड्री। इंसिडेंट रे का नॉर्मल के साथ जो एंगल बनता है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, और रिफ्रैक्टेड रे का नॉर्मल के साथ जो एंगल बनता है वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस वही है जो रिफ्लेक्शन में होता था, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी उसी जैसा है जैसा रिफ्लेक्शन में होता था। वहां रिफ्लेक्टेड रे का नॉर्मल के साथ एंगल लेते थे, वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहलाता था। यहाँ रिफ्रैक्टेड रे का नॉर्मल के साथ एंगल ले रहे हैं, वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहलाएगा। अब जैसे इस वाले केस में अगर आप नॉर्मल बनाएंगे तो नॉर्मल ऐसे ही जाएगा क्योंकि रे भी नॉर्मल है, तो यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस भी 0 है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी 0। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्रैक्शन हमेशा नॉर्मल के साथ लेते हैं। अब इसमें आता है कई सारे पॉइंट कि जब रिफ्रैक्शन होता है तो क्या क्या बदल सकता है, क्या क्या कांस्टेंट रहता है। तो इसी में हम आपको डायग्राम में दिखाते हैं। मान लीजिए कि जब रे का रिफ्रैक्शन हुआ तो पहले मीडियम में जब रे थी तो यहाँ रे की वेलोसिटी v1 थी, वेवलेंथ λ1 थी, λ1, फ्रीक्वेंसी जो थी वो f1 थी, इंटेंसिटी i1 थी और एम्पलीट्यूड a1 था। ठीक है ना, ये सब ये था। तो यहाँ पर v क्या है? वेलोसिटी, लैम्डा वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी f है, इंटेंसिटी i है, एम्पलीट्यूड a, और कलर जो भी था। तो ये कह रहे हैं रिफ्रैक्शन प्रोसेस में कुछ बातें ध्यान रखनी है कि वेलोसिटी एंड वेवलेंथ ऑलवेज चेंज। जब भी मीडियम बदलेगा तो जब भी रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो रे की वेलोसिटी और वेवलेंथ
ऑलवेज चेंज कर जाते हैं, दे ऑलवेज चेंज। ऑलवेज चेंज का मतलब मीडियम चेंज होगा तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। अच्छा, और चूंकि क्यों होता है ऐसा, अभी वेलोसिटी को हम डिफाइन करेंगे तो आगे देखेंगे भी, लेकिन फिलहाल ये याद कर लें कि वेलोसिटी और वेवलेंथ मीडियम पर डिपेंड करते हैं। तो मीडियम, जब वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो मीडियम बदल गया तो वेलोसिटी पक्का बदल जाएगी, वेवलेंथ पक्का बदल जाएगी। दूसरा पॉइंट है, अगला पॉइंट है, फ्रीक्वेंसी नेवर चेंजेस। तो फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज होती है। फ्रीक्वेंसी एंड फेज, वेव की फ्रीक्वेंसी और वेव का फेज डू नॉट चेंज। रिफ्रैक्शन प्रोसेस में फ्रीक्वेंसी और फेज कभी चेंज नहीं होते। फेज वो होता है, जैसे वेव का इक्वेशन हम लोग लिखते हैं y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस डेल्टा, जो भी लिखते हैं, तो ये जो होता है ये फेज होता है। वैसे ये जो इक्वेशन हमने लिख के दिखाया है ये मैकेनिकल वेव का इक्वेशन होता है, वो वेव जिनको ट्रैवल करने के लिए मीडियम का रिक्वायरमेंट होता है, मैकेनिकल वेव, उसका इक्वेशन होता है ये। और लाइट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो लाइट का इक्वेशन जब हम लोग लिखते हैं तो यहाँ y की जगह, y डिस्प्लेसमेंट है मीडियम पार्टिकल का मैकेनिकल वेव में, जब लाइट का इक्वेशन लिखते हैं तो यहाँ इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड आ जाता है, और यहाँ इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू आ जाती है, बाकी पैटर्न सेम रहता है। तो खैर वो इक्वेशन का यूज नहीं, यहाँ वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चैप्टर में हम लोग पढ़ते हैं। अभी बस इतना समझ लीजिए कि फेज ये चीज कहलाती है, जो साइन के अंदर एंगल लिखा होता है इसको फेज कहते हैं, ये चीज फेज कहलाती है। तो रिफ्रैक्शन प्रोसेस में फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव एंड फेज वो कभी चेंज नहीं करते। तीसरा पॉइंट है यहाँ पर जो हम लोग को जानना है, वो ये है कि रिफ्रैक्शन प्रोसेस जो होता है इसमें, अच्छा, जो कलर होता है वेव का वो केवल फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। हम लोग को मिसकॉन्सेप्शन होता है कि कलर वेवलेंथ के हिसाब से होता है, तो कलर फ्रीक्वेंसी के हिसाब से होता है। और चूंकि रिफ्रैक्शन प्रोसेस में फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करती, इसलिए वेव का कलर भी चेंज नहीं करता, तो कलर डज नॉट चेंज। ये रिफ्रैक्शन की प्रॉपर्टीज हैं, ये सब आपको मालूम होनी चाहिए और याद भी होनी चाहिए। अच्छा, इसके बाद वेलोसिटी वेवलेंथ चेंज हो जाती हैं, फ्रीक्वेंसी और फेज नहीं चेंज होते हैं, कलर चेंज नहीं होता है। इसके बाद आती है बात इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड की। तो इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड जो वेव के हैं, इंटेंसिटी एंड एम्पलीट्यूड, वो चेंज हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। तो मे और मे नॉट चेंज। अब इसका क्या मतलब है वो बताने से पहले आपको ये एक्सप्लेन कर दें कि इंटेंसिटी होती क्या है। तो इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड होते क्या है, इसको समझने के लिए आप ऐसे समझ सकते हो, इंटेंसिटी सिंपली होती है जब लाइट आ रही, मतलब क्या आ रही, एनर्जी, तो लाइट के साथ कितनी एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया ट्रेवल करती है, वो इंटेंसिटी होती है। और एम्पलीट्यूड तो जानते ही हैं कि जिस भी चीज का ऑसिलेशन हो रहा, जो भी चीज वहां ऑसिलेट कर रही है, वेव जब ट्रैवल करती है तो वेव में किसी न किसी चीज का ऑसिलेशन होता है। मैकेनिकल वेव जैसे साउंड वेव वगैरह ट्रैवल करती हैं तो उसमें मीडियम पार्टिकल ऑसिलेट करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी लाइट वगैरह में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट करते हैं। तो जो भी ऑसिलेशन, जिस भी क्वांटिटी का ऑसिलेशन हो रहा है, उसकी मैक्सिमम वैल्यू को एम्पलीट्यूड कहते हैं। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ऑसिलेटिंग क्वांटिटी, मैकेनिकल वेव में मीडियम पार्टिकल ऑसिलेट करता है तो उसका डिस्प्लेसमेंट वगैरह यूज किया जाता है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट करते हैं तो उनकी वैल्यू यूज की जाती है। तो ये होता है। अच्छा, इंटेंसिटी जो होती है वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ये हम लोग वेव चैप्टर में सीखते हैं 11th में। तो ये इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो अगर एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है तो इंटेंसिटी भी कांस्टेंट होगी, एम्पलीट्यूड घट जाएगा तो इंटेंसिटी भी घट जाएगी। अब होता क्या है, देखिए रिफ्रैक्शन प्रोसेस में, कि जैसे मान लीजिए रिफ्रैक्शन प्रोसेस हो रहा है, ये बाउंड्री है मीडियम की, और इस बाउंड्री से मान लीजिए इधर से लाइट आई इस तरह से किसी एंगल पे यहां से, और इधर चली गई इस तरह से। तो अब जैसे इंसिडेंट वेव जो आई, मान लीजिए इसकी एनर्जी 100 जूल थी और 100% रिफ्रैक्शन हो गया। 100% रिफ्रैक्शन का मतलब है पूरी एनर्जी, लाइट की पूरी एनर्जी का रिफ्रैक्शन हो गया, यानी वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रांसफर हो गया। तो 100 जूल लाइट आई थी, पूरी 100 जूल लाइट रिफ्रैक्ट होकर चली गई। तो जब 100% रिफ्रैक्शन हो जाएगा तो इंटेंसिटी, एनर्जी चेंज नहीं हुई भाई, जितनी एनर्जी इंसिडेंट की थी उतनी एनर्जी रिफ्रैक्टेड रहेगी। तो एनर्जी चेंज नहीं हुई, इसलिए इंटेंसिटी चेंज नहीं होगी, तो इंटेंसिटी दोनों की सेम। और इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड होता है।
तो जब इंटेंसिटी चेंज नहीं हुई तो एम्पलीट्यूड भी चेंज नहीं होगा। तो इस तरह से ये दोनों सेम रहेंगे। तो 100% रिफ्रैक्शन में इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड चेंज नहीं करेंगे। तो इसको लिख देते हैं, इन 100% रिफ्रैक्शन I and A do not change। इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड चेंज नहीं करते। लेकिन अगर पार्शियल रिफ्रैक्शन हुआ, पार्शियल का मतलब समझते हैं, थोड़ा रिफ्रैक्शन हो जाए, थोड़ा रिफ्लेक्शन हो जाए। मतलब पार्शियल रिफ्रैक्शन का मतलब है कि जितनी एनर्जी, लाइट एनर्जी इंसिडेंट हुई थी, इंसिडेंट रे के पास जितनी एनर्जी थी, वो पूरी पूरी एनर्जी का रिफ्रैक्शन ना हो। अब जैसे मान लीजिए लाइट एनर्जी यहाँ इंसिडेंट हुई और इसकी एनर्जी 100 जूल थी, लेकिन जब रिफ्रैक्ट होकर ये दूसरे मीडियम में गई तो इसकी एनर्जी केवल 70 जूल थी, यानी 30 जूल एनर्जी इधर उधर हो गई। अब चाहे वो मीडियम की बाउंड्री में एब्जॉर्ब हो गई, चाहे वो रिफ्लेक्ट हो गई, वो कुछ भी हुआ, मतलब 100% एनर्जी का रिफ्रैक्शन नहीं हुआ। तो जब रिफ्रैक्टेड वाली एनर्जी आप देख रहे हैं ये इंसिडेंट वाली एनर्जी से कम हो गई, जब एनर्जी कम हो गई तो इंटेंसिटी भी क्या होगी, कम हो जाएगी, और एम्पलीट्यूड भी कम हो जाएगा। तो पार्शियल रिफ्रैक्शन में इंटेंसिटी एंड एम्पलीट्यूड ऑफ रिफ्रैक्टेड वेव्स, ऑफ रिफ्रैक्टेड वेव या रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड लाइट is less than that of incident light, that of incident light। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो फिर से एक बार समराइज कर लें कि रिफ्रैक्शन प्रोसेस में क्या क्या बदलता है, क्या नहीं बदलता। तो फ्रीक्वेंसी, कलर और फेज, ये तीन चीजें कभी नहीं बदलती। वेलोसिटी और वेवलेंथ ये हमेशा बदल जाते हैं, है ना। और इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड बदल भी सकते हैं और नहीं भी बदल सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि रिफ्रैक्शन 100% हुआ है या पार्शियल हुआ है। तो इन बातों को आप विशेष तौर पे ध्यान रखेंगे। इनके नोट्स बना लिया करिए जो भी इसमें आप सीखें, और नोट्स के अकॉर्डिंगली आगे प्रोसीड किया करिए। तो ये हम लोग का पार्ट हो गया। अब आता है इसमें एक जो रिफ्रैक्शन हम लोग पढ़ रहे हैं, इसमें जो स्पीड की बात आती है, उससे पहले हम लोग को यहाँ पर एक नया टर्म पढ़ना है जिसको हम लोग कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये वैसे तो आप सबको पता होता है, लेकिन एक बार बता दें। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है ये हम लोग को जानना है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को आप ऐसे समझ लें कि ये एक ऐसी क्वांटिटी होती है, एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिससे हम ये पता लगाते हैं कि किसी मीडियम में लाइट की स्पीड, वैक्यूम में जो लाइट की स्पीड है उससे किस तरह से घटती या बढ़ती है। यानी किसी मीडियम में लाइट की स्पीड वैक्यूम में लाइट की स्पीड के कंपैरिजन में किस तरह से चेंज होती है, इसको जानने के लिए जो टर्म इस्तेमाल होता है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है। इसको हम लोग म्यूएम, मतलब म्यू से डिनोट करते हैं, और या फिर एन से डिनोट करते हैं। तो चलिए डिनोशन बाद में देख लेंगे। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दो टाइप का होता है। ये दो टाइप से हम लोग इसको पढ़ते हैं, दो तरह से डिफाइन करते हैं। एक होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और दूसरा होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब ये एब्सोल्यूट और रिलेटिव क्या होते हैं। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग म्यू से दिखाते हैं, म्यू एम ये होता है। और ये म्यू एम क्या होता है, तो इसको डिफाइन करते हैं, म्यू एम इक्वल टू होता है सी बाई वी। सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, यानी वैक्यूम में जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो, और किसी मीडियम में, जिस मीडियम का आपको म्यू डिफाइन करना है, उस मीडियम में जो स्पीड ऑफ लाइट है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन द गिवन मीडियम, इन द गिवन मीडियम। इनके रेशियो को हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये आपके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अच्छा, ऊपर भी स्पीड है मीटर पर सेकंड होगा, नीचे भी स्पीड है मीटर पर सेकंड होगा। तो ये जो म्यू एम होता है ये एक यूनिटलेस, डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है, यूनिटलेस होता है, ऑलवेज पॉजिटिव होता है, और इसकी वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी होती है। म्यू एम इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। क्यों 1 से बड़ा होगा, इसको ऐसे समझ सकते हैं, क्योंकि C अपॉन V के बराबर म्यू होता है, ये आप देख रहे हैं,
और जब c अपॉन वी के बराबर म्यू है, यहां से आप देखिए c और v के रेशियो के बराबर म्यू है, और स्पीड ऑफ लाइट जो है वो वैक्यूम में हमेशा बाकी सारे मीडियम से ज्यादा होती है, वैक्यूम में मैक्सिमम होती है स्पीड ऑफ लाइट, तो c हमेशा v से बड़ा होगा। तो जब c v से बड़ा होगा तो म्यू एम की वैल्यू हमेशा 1 से ज्यादा आएगी। साथ में एक और कुछ बातें आपको यहां समझनी है कि ये जो म्यू एम होता है ये एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। म्यू एम यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ये एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम है। ये पूछा भी गया है एग्जाम में। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी जो किसी बॉडी के शेप या साइज पर डिपेंड ना करे, केवल उसकी इंटरनल नेचर पे डिपेंड करे कि वो मीडियम कौन सा है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। इसका मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स शेप एंड साइज ऑफ मीडियम पर डिपेंड नहीं करता है, ये केवल मीडियम के नेचर पे डिपेंड करता है कि वो मीडियम है कौन सा, वो वाटर है कि वो ग्लास है कि वो कोई और मीडियम है, इस पर डिपेंड करता है। ऐसी प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। तो इट डिपेंड्स ओनली ऑन द नेचर ऑफ मीडियम, ओनली ऑन द नेचर ऑफ मीडियम, not on its shape and size, not on its shape और size। मीडियम कैसा है उससे फर्क नहीं पड़ता। अब वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लीजिए 4/3 होता है, तो 1.33। तो अब वो चाहे वाटर की एक बूंद हो, चाहे एक बाल्टी वाटर हो, चाहे वो गोल बर्तन में रखा हो, चाहे वो चौकोर बर्तन में रखा हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस पर डिपेंड मतलब उसका फर्क नहीं पड़ेगा, वो सेम रहेगा। हाँ, साथ में वेवलेंथ के साथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेरी कर जाता है, वेवलेंथ पे डिपेंड करता है, तो वो भी हम लोग आगे देखते हैं। अब इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए उन्होंने कैसे वेवलेंथ पे डिपेंड करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसके लिए एक फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा, मतलब हम लोग पढ़ लेते हैं। तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये वेवलेंथ पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन वेवलेंथ। और कैसे डिपेंड करता है एकदम एक्यूरेटली, तो ये कॉचीज फॉर्मूले से आता है। इसका रिलेशन उन्होंने बताया था म्यू इक्वल टू a प्लस बी बाई लैम्डा स्क्वायर। ये कॉचीज फॉर्मूला कहलाता है, बहुत ज्यादा काम का नहीं है, बस एक बार नाम याद कर लीजिए, कॉचीज फॉर्मूला। और इस फॉर्मूले से क्लियर है कि वेवलेंथ जितनी ज्यादा होगी म्यू की वैल्यू उतनी कम हो जाएगी। वेवलेंथ जितनी कम होगी म्यू उतना ज्यादा होगा। ए और बी जो है ये कॉचीज कॉन्स्टेंट्स कहलाते हैं, कॉचीज कॉन्स्टेंट्स। तो इस फॉर्मूले के डिटेल में हम लोग ज्यादा एंटर नहीं करेंगे। तो इस तरह से हम समझ गए कि म्यू क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। म्यू इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, यूनिटलेस क्वांटिटी होती है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, और ये मीडियम के नेचर पे डिपेंड करता है और वेवलेंथ पे डिपेंड करता है, मीडियम के शेप और साइज पे डिपेंड नहीं करता। और वेवलेंथ पे कैसे डिपेंड करता है, इसके लिए कॉचीज फॉर्मूला है, इससे हम पता लगा सकते हैं कि म्यू वेवलेंथ पे कैसे डिपेंड करता है। तो ये सारी बातें थी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बेसिक चीजों के लिए जानने के लिए। अब जो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, पहले इसको भी समझ लें, फिर आगे कुछ और बातें हम लोग करेंगे। तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग इसमें कलर चेंज कर लेते हैं। ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है इसको समझ लें, फिर आगे की बातें करें। तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, इसको हम लोग लिखते हैं जैसे 1μ2 या μ12, ऐसे इसको डिनोट करते हैं। और 1μ2 का मतलब होता है 1 के रिस्पेक्ट में 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो पहले लिखा उसके रिस्पेक्ट में, जो बाद में लिखा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और जैसे 1μ2 को डिफाइन करना है तो ये होता है μ2 अपॉन μ1, तो ये कहलाएगा 1 के रिस्पेक्ट में 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो पहले लिखा उसके रिस्पेक्ट में, जो बाद में लिखा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और ये μ2 बाई μ1 होगा। और ये भी जाहिर सी बात, जब μ2 क्या है, मीडियम 2 का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, μ1 क्या है, मीडियम 1 का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और जब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यूनिटलेस होता था तो ये भी यूनिटलेस डायमेंशनलेस होगा, तो इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। बस यहाँ एक अंतर है कि जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता था वो 1 से बड़ा होता था, और जो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये 1 से बड़ा छोटा कुछ भी हो सकता है। तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में बी ग्रेटर देन 1
लेस देन 1 और इक्वल टू 1। तो ये कुछ भी हो सकता है। इक्वल टू 1 तो नहीं होगा, क्योंकि इक्वल टू 1 तो सेम मीडियम के लिए होगा। तो ये 1 से बड़ा या 1 से छोटा कुछ भी हो सकता है। और इक्वल टू 1 जो है वो भी हम ले सकते हैं, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अच्छा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के वैल्यूज भी आपको याद होनी चाहिए कुछ, तो लिख देते हैं नोट करके। जैसे जो एयर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग लेते हैं वो 1 ले लेते हैं। 1 से थोड़ा बड़ा होता है लेकिन अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1 ले लेते हैं। फिर वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग लेते हैं 4/3 यानी 1.33 के आसपास, ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जनरली हम लोग लेते हैं 3/2 यानी 1.5। बाकी अब कोई भी निकालना हो, अब जैसे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए, मान लीजिए अब आपसे कहा गया कि आपको जी म्यू डब्ल्यू चाहिए। जी म्यू डब्ल्यू का मतलब क्या हुआ, ग्लास के रिस्पेक्ट में वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये क्या हो जाएगा, म्यू डब्ल्यू अपॉन म्यू जी। अब म्यू डब्ल्यू की वैल्यू क्या है 4/3, म्यू जी की वैल्यू क्या है 3/2। तो ये कितना आ जाएगा सॉल्व होकर 8/9। तो इस तरह से आप रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा 1 के बराबर, सॉरी 1 से बड़ा होगा। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से बड़ा छोटा कुछ भी हो सकता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब हम लोग इसमें आगे देखते हैं स्पीड ऑफ लाइट के लिए क्या रिलेशन होता है, स्पीड ऑफ लाइट को कैसे डिफाइन करते हैं। तो एकदम आसान सी बात है, कुछ थोड़ा सा एक बार ऐसे समझना है हम लोगों को कि जैसे हम लोगों ने पढ़ा कि म्यू इक्वल टू होता है C/V। जैसे हम लोगों ने पढ़ा कि म्यू का फॉर्मूला होता है C/V। हेडिंग डाल लेते हैं इसकी, क्या रिलेशन होता है इसकी हेडिंग डाल लेते हैं। तो रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड स्पीड ऑफ लाइट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में और स्पीड ऑफ लाइट में क्या रिलेशन होगा वो एक बार देख लेते हैं। तो इसमें देखिए एकदम आसान सा है, कुछ खास ऐसा नहीं है, ये बेसिक लेक्चर है। आगे अभी जैसे जैसे हम लोग बढ़ेंगे इसके क्वेश्चंस अच्छे हो जाएंगे। तो इसमें रिलेशन क्या होता है, रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड स्पीड ऑफ लाइट इन ए मीडियम। तो म्यू इक्वल टू C/V। तो यहां से एक चीज तो क्लियर हो रही है। अच्छा, म्यू जो है एक और चीज आपको बताता है, ऑप्टिकल डेंसिटी के विषय में बताता है। म्यू जो है ये ऑप्टिकल डेंसिटी, कोई मीडियम कितना डेंसर है कितना रेयरर है, उसकी जो डेंसिटी होती है वो म्यू बताता है, ऑप्टिकल डेंसिटी। तो देखिए जितनी ज्यादा डेंसर मीडियम होगा, जितना ज्यादा डेंसर मीडियम होगा म्यू उतना हाई होगा, म्यू उतना बड़ा होगा। और रेयरर मीडियम होगा तो म्यू उतना कम होगा। तो रेयरर मीडियम में म्यू की वैल्यू कम होगी तो म्यू स्मॉल होगा। जितना रेयरर मीडियम होगा म्यू उतना छोटा होगा। तो यहां से आप देख रहे हैं V प्रोपोर्शनल टू 1/μ है। यहां से देख रहे हैं म्यू V प्रोपोर्शनल टू 1/μ है। मतलब जितना डेंसर मीडियम होगा, तो देखो यहां से लिख देते हैं डेंसर मीडियम, डेंसिटी मीडियम की जैसे जैसे बढ़ेगी तो उसके अकॉर्डिंगली म्यू भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। म्यू जो है डेंसर, मतलब ऑप्टिकल डेंसिटी को म्यू डिनोट करता है। तो जितना डेंसर मीडियम म्यू उतना ज्यादा, और म्यू जितना ज्यादा होगा V की वैल्यू उतनी कम हो जाएगी। यानी स्पीड जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जितना डेंसर मीडियम होगा म्यू उतना हाई होगा, तो उस मीडियम में जो लाइट की स्पीड होगी वो उतनी कम हो जाएगी। एकदम क्लियर होती बात ये। अब इसी में अगर रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग रख के देखें, इसी के साथ में रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, ये नीचे देख लेते हैं चलिए। तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को अगर हम लोग देखेंगे तो जैसे 1μ2, जैसे 1μ2 हम लोगों ने लिखा, तो 1μ2 क्या होगा, μ2/μ1 ये हो। म्यू क्या होता है C/V, तो इसको C/V2 लिख सकते हैं, μ1 की जगह C/V1 लिख सकते हैं। तो ये क्या आ गया, C कटा, ये क्या आया V1/V2। अच्छा, V इक्वल टू एफ लैम्डा होता है, V इक्वल टू एन लैम्डा वाला फॉर्मूला आपको मालूम है, फ्रीक्वेंसी को हम F से लिख रहे हैं तो F इंटू λ1। V2 को लिख सकते हैं F इंटू λ2, F से F कैंसिल हो गया। फ्रीक्वेंसी सेम क्यों ले ली, अभी बताया, रिफ्रैक्शन प्रोसेस में फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती। तो ये रिलेशन क्या आ गया, λ1/λ2। यानी इकट्ठा पूरे रिलेशन को लिखें तो हम लिख सकते हैं 1μ2 इक्वल टू, ये होता है μ2/μ1, ये आया V1/V2 और ये आया λ1/λ2।
अब इससे क्या पता चल रहा है, देखिए इससे ये पता चल रहा है कि पहले इन दोनों को साथ साथ ले लिया हमने, ये वाला रिलेशन साथ साथ ले लिया, तो ये पता चल गया कि μ1v1 इक्वल टू μ2v2 या μv इक्वल टू कॉन्स्टेंट या v प्रोपोर्शनल टू 1/μ। यानी जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव, जितना डेंसर मीडियम होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ज्यादा होगा और स्पीड उस मीडियम में उतनी कम होगी। अच्छा, इन दोनों को साथ साथ ले लें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो इसमें भी वही रिलेशन आएगा, μ1 λ1 इक्वल टू μ2 λ2, यानी लिख सकते हैं μ इंटू लैम्डा इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो यहां से लैम्डा भी प्रोपोर्शनल टू 1/μ आ। यानी यहां भी कह सकते हैं जितना डेंसर मीडियम होगा म्यू उतना ज्यादा होगा, तो लैम्डा की वैल्यू उतनी कम हो जाएगी। यानी जितना डेंसर मीडियम होगा, तो ये रिलेशन आपको ध्यान रखने हैं, नोट करके लिख देते हैं इधर हाईलाइट करके, ऐसे करके देखिए नोट करके लिखे दे रहे हैं, रिलेशन आपको ध्यान रखने हैं। रिलेशन क्या आया, नोट करके लिखते हैं, देखिए रिलेशन क्या आया कि अगर एक मीडियम से μ1 v1 क्या है, इसको समझ भी लीजिए पहले, फिर आगे लिखते हैं। जैसे ये मान लो मीडियम है, मीडियम की बाउंड्री है, ये नॉर्मल है। अब कोई रे इधर से आई और इधर चली गई, लाइट इधर से आई इधर चली गई, इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है और इस मीडियम का μ2। इसमें लाइट की स्पीड जो है वो v1 है और इस मीडियम में v2। इसमें वेवलेंथ λ1 है और इसमें वेवलेंथ λ2। तो अब अगर एक मीडियम में आपको वेलोसिटी पता है, दूसरे मीडियम में निकालनी है, तो आप इस फॉर्मूले का यूज करोगे μ1 v1 इक्वल टू μ2 v2। एक मीडियम में वेवलेंथ पता है, दूसरे मीडियम में निकालनी है, तो आप इस फॉर्मूले का यूज करोगे μ1 λ1 इक्वल टू μ2 λ2। और यहां से ये भी पता चल रहा है हम लोग को कि जैसे जैसे डेंसिटी बढ़ती है मीडियम की, डेंसर मीडियम होता है, तो जैसे जैसे डेंसर मीडियम आता जाता है, यानी मीडियम की डेंसिटी बढ़ती जाती है, तो डेंसर मीडियम होगा तो उसका मतलब म्यू बढ़ता जाएगा। जितना डेंसर मीडियम होगा म्यू उतना ज्यादा होगा, तो जितना डेंसर मीडियम होगा म्यू उतना ज्यादा होगा, और म्यू ज्यादा होगा तो वी की वैल्यू उतनी कम होगी, और वी कम होगा और साथ में लैम्डा भी उतना ही कम होता जाएगा। तो ये रिलेशन आपको याद रखना है, जितना डेंसर मीडियम म्यू उतना ज्यादा, स्पीड उतनी कम और वेवलेंथ भी उतनी कम। अब जैसे आपसे क्वेश्चन करा दे दिया जाए आपको इसमें निकालने के लिए, कि जैसे आपसे कह दें एग्जाम्पल के तौर पे कि एयर में जो वेवलेंथ है, या एयर में जैसे आपसे कह दें स्पीड जो है एयर में, वो लाइट की स्पीड आपको मालूम है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है ना। कह दें ग्लास में स्पीड बताइए क्या होगी, लाइट की स्पीड ग्लास में क्या होगी, ये कैलकुलेट करने को दे दिया जाए, तो हम लोग फॉर्मूला क्या लगाएंगे, μ1 v1 इक्वल टू μ2 v2। μ1 एयर का हो गया 1 होता है, इसमें स्पीड कितनी है 3 × 10⁸। μ2 ग्लास का होता है, ये 3/2 होता है, और स्पीड कितनी होगी इसमें वही निकालनी, निकल आएगी। तो कितना आ जाएगा v2 सॉल्व होकर यहाँ से 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड स्पीड सॉल्व होगी। तो देखिए ग्लास में जो स्पीड है वो लाइट की स्पीड से कम आ गई। इसी तरह से आपसे कह देते हैं एयर में वेवलेंथ इतनी है तो ग्लास में वेवलेंथ बताओ, ग्लास में वेवलेंथ इतनी है तो वाटर में वेवलेंथ बताओ, तो बस μ1 λ1 इक्वल टू μ2 λ2, μ1 v1 इक्वल टू μ2 v2। ये फॉर्मूले आपको ढंग से याद करने हैं, तो इसको हम हाईलाइट करके लिख देते हैं, इसको आप प्रॉपर नोट्स बनाइए, उसमें नोट करिए, ये पार्ट आपको ध्यान से याद रखना। तो ये हो जाएगा हम लोग का। अब आगे हम बढ़ते हैं अपने मेन पार्ट के ऊपर, स्नेल्स लॉ यानी लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन और स्नेल्स लॉ बेसिकली। तो स्नेल्स लॉ जो होता है ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, इसका पूरे रिफ्रैक्शन में, पूरे ऑप्टिक्स में यूज होगा, तो इसको बहुत ढंग से समझना है स्नेल्स लॉ, और ये बड़ा बेसिक सा है, आसान सा है। स्नेल्स लॉ पढ़ने से पहले लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन बता दें, तो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन आप जानते हो, दो लॉज हैं, एक तो इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, और नॉर्मल, सब सेम प्लेन में होते हैं। ये मीडियम की बाउंड्री हो गई, मान लीजिए बाउंड्री ऑफ द मीडियम, दो अलग अलग मीडियम की, इधर मान लीजिए μ1 मीडियम है और इधर μ2 मीडियम है, ये नॉर्मल हो गया। अब रे मान लीजिए किसी डायरेक्शन से आई, इंसिडेंट हुई बाउंड्री पर और दूसरे मीडियम में चली गई, तो कोई भी एक डायग्राम ले लेते हैं, मान लीजिए रे इधर से आई और इस तरफ को चली गई, ऐसे
ये इस तरह से चली गई। अब इंसिडेंट रे का नॉर्मल के साथ जो एंगल होता है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाता है, पता है हम लोगों को। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, जो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन होता है उसमें पहला लॉ क्या कहता है कि इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे हो गई, रिफ्रैक्टेड रे और ये नॉर्मल, तीनों सेम प्लेन में होते हैं। मतलब अगर आपकी कॉपी पे नॉर्मल बना हुआ है तो उसी कॉपी पर इंसिडेंट रे होगी, उसी कॉपी पर रिफ्रैक्टेड रे होगी, तीनों सेम प्लेन में होंगी। तो ये कोई खास बात नहीं होती है। और दूसरा मेन लॉ क्या होता है, वो स्नेल्स लॉ है। तो वो क्या होता है उसको एक बार ढंग से समझ लेते हैं। स्नेल्स लॉ, इस आई एंगल को हम थीटा 1 मान लेते हैं तो आगे लिखने में आसानी रहेगी। तो स्नेल्स लॉ जो होता है वो ये कहता है कि किसी भी, स्नेल्स लॉ को हम लोग थोड़ा नए तरीके से पढ़ेंगे। तो स्नेल्स लॉ ये कहता है किसी भी मीडियम में, जैसे हम लोग आई को यहाँ कुछ मान लेते हैं आई को थीटा 1, आर को थीटा 2। तो स्नेल्स लॉ ये कहता है कि किसी भी मीडियम में जब रे इंसिडेंट होकर रिफ्रैक्ट होकर दूसरे मीडियम में जाती है तो स्नेल्स लॉ कहता है पहले मीडियम का म्यू, यानी म्यू 1 इंटू उस मीडियम में इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जितना एंगल बना रही थी उस एंगल का साइन, तो साइन थीटा 1। फिर दूसरे मीडियम में जब रे गई तो उस मीडियम का म्यू इंटू उस मीडियम में जो रे थी वो नॉर्मल के साथ जितना एंगल बना रही थी उसका साइन, यानी साइन थीटा 2। ये स्नेल्स लॉ कहलाता है। यानी किसी भी मीडियम का म्यू और उसी मीडियम का एंगल, और एंगल कौन सा लेना है, रे का नॉर्मल के साथ एंगल। ये थीटा 1 थीटा 2 कहां से है, नॉर्मल के साथ। ये आपस में इक्वल होते हैं, यानी इसी को हम कह सकते हैं म्यू साइन थीटा इक्वल टू कांस्टेंट। म्यू क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और थीटा क्या है, नॉर्मल के साथ रे का एंगल, रे का नॉर्मल के साथ एंगल। अब कहेंगे कौन सा एंगल सर, कौन सी रे का एंगल। तो अगर इंसिडेंट रे है तो उसका एंगल ले लेंगे, रिफ्रैक्टेड रे की बात कर रहे हैं तो उसका एंगल ले लेंगे। तो रे का नॉर्मल के साथ एंगल वो थीटा होता है। तो म्यू इंटू साइन थीटा इक्वल टू कॉन्स्टेंट, या म्यू 1 साइन थीटा 1 इक्वल टू म्यू 2 साइन थीटा 2। ये स्नेल्स लॉ होगा, हम लोग हमेशा इसी फॉर्म में अप्लाई करेंगे कि जिस मीडियम का म्यू लिया उसी मीडियम का साइन थीटा, फिर दूसरे मीडियम का म्यू लिया और उस मीडियम का साइन थीटा, और थीटा हमेशा कहां से लिया जाएगा, नॉर्मल के साथ। इस तरह से हम लोग स्नेल्स लॉ को अप्लाई करेंगे। अच्छा, इससे कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स भी आ रहे हैं, वो देखिए। जैसे हम लोग का रिजल्ट आया म्यू साइन थीटा इक्वल टू कांस्टेंट, स्नेल्स लॉ ये हुआ। तो ये हमसे फिर क्या कह रहा है कि साइन थीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू का मतलब क्या हुआ कि जिस मीडियम का म्यू जितना ज्यादा होगा उसमें एंगल उतना छोटा बनेगा। यानी अगर डेंसर मीडियम है तो डेंसर मीडियम में हमें पता है म्यू बड़ा होगा, यानी म्यू हाई होगा, और म्यू ज्यादा होगा तो उसमें थीटा की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। यानी जितना डेंसर मीडियम होगा रे थीटा कम होगा, और थीटा कम होने का मतलब क्या होगा, थीटा कहां से लिया जाता है, नॉर्मल से। तो थीटा कम है, इसका मतलब रे जो है नॉर्मल के पास होगी, नॉर्मल के पास होगी। तो ये याद कर लीजिए, जितना डेंसर मीडियम होगा, जितना डेंसर मीडियम होगा रे उतना ज्यादा नॉर्मल के पास होगी, और उल्टा रेयरर मीडियम होगा तो रे नॉर्मल से दूर होगी। इसी बात को तो आप ऐसे कहते थे, देखो डायग्राम बना के बताते हैं। इसी को तो हम लोग 9th-10th में याद करते थे। डायग्राम बना के दिखाते हैं आपको। जैसे ये मान लीजिए बाउंड्री है, ये मीडियम की बाउंड्री है, और कोई रे यहां से इंसिडेंट होती इस तरह से, ये इंसिडेंट हुई रे, और मान लीजिए किस एंगल पे इंसिडेंट हुई, कोई भी एंगल है, किसी एंगल पे इंसिडेंट हुई। अब ये मान लीजिए रेयरर मीडियम, रेयरर, और इधर डेंसर मीडियम है। तो हमने क्या बताया, डेंसर मीडियम में एंगल हमेशा छोटा होगा, और एंगल छोटा होगा तो रे नॉर्मल के पास होगा। तो अब नॉर्मल के पास होने का मतलब क्या है कि अगर इसमें कुछ चेंज ना आता तो ये रे सीधे ऐसे जाती, देखिए ऐसे सीधा चली जाती। लेकिन चूंकि अब हम जानते हैं कि जब रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो जो भी मीडियम डेंसर होगा, डेंसर मीडियम वाली रे नॉर्मल के पास होगी। तो अब डेंसर मीडियम वाली रे को नॉर्मल के पास बनाना है तो ये रे ऐसे बना देंगे। अब देखो नॉर्मल के पास आ गए, डेंसर मीडियम में एंगल छोटा होगा, यानी आई से छोटा आर होगा। तो डेंसर, इसी को आप ऐसे याद करते थे, पहले बना देते हैं फिर दिखाते हैं। इसी चीज को आप ऐसे याद करते थे 9th-10th में। फिर से एक और डायग्राम बना के दिखाते हैं। अब जैसे मान लीजिए दूसरा केस है, ये बाउंड्री और नॉर्मल हो गए। अब इस बार ये डेंसर मीडियम है मान लीजिए, और ये रेयरर मीडियम। अब इसमें कोई रे आई,
इधर से कोई रे आई इस तरह से, ये आई एंगल पे। अब आपको मालूम है डेंसर मीडियम में एंगल हमेशा छोटा बनेगा। डेंसर मीडियम में जितना डेंसर मीडियम होगा रे पास होगी, रेयरर मीडियम में रे नॉर्मल से दूर होगी। तो अब इस बार ऊपर वाला डेंसर मीडियम है, तो अब अगर रे को सीधे जाना होता तो देखिए ऐसे जाती सीधा, लेकिन अब चूंकि रे को डेंसर मीडियम में पास होना है नॉर्मल के, तो इसका मतलब अब हम जो डेंसर मीडियम है उसकी रे हमारे सामने ऑलरेडी बनी हुई है इंसिडेंट रे, तो अब इसको पास तो हम ले नहीं जा सकते, जहां बनी है वहां बनी रहने देंगे। लेकिन जब वो बोल रहे हैं कि डेंसर मीडियम में रे नॉर्मल के पास होनी है, इसका मतलब रेयरर मीडियम में रे नॉर्मल से दूर हो जाएगी। तो यहाँ रेयरर मीडियम के जो रे बनाएंगे वो ऐसा बनाएंगे कि वो नॉर्मल से और दूर हो जाए। देखिए ये दूर हो गई, ये इसी को एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोलेंगे। तो बस आपको ये याद कर लेना, इसी को आप ऐसे याद करते थे, चाहे ऐसे याद कर लो। अब ये टेक्निकल तरीका है याद करने का हम लोग का, इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं कि रेयरर मीडियम और डेंसर मीडियम में अगर रे को बनाना है तो रेयरर मीडियम में रे हमेशा नॉर्मल से दूर होगी एज कॉम्पेयर टू डेंसर मीडियम, वहां रे हमेशा नॉर्मल के पास होगी। या इसी को आप ऐसे याद करते थे कि जब रे रेयरर से डेंसर में जाती है तो नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाती है। 9th-10th में ऐसे याद करते थे कि रे जब रेयरर से डेंसर में जाती है, रेयरर टू डेंसर, तो नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाती है, नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाती है, झुक जाती है नॉर्मल की तरफ, बेंड कर जाती है। और जब रे डेंसर से रेयरर जाती है, डेंसर से रेयरर जाती है, तो नॉर्मल से अवे चली जाती है। तो अब इस बात को चाहे आप याद रखिए, अवे फ्रॉम नॉर्मल, तो अब याद रखिए, चाहे इसको रट के याद करिए और चाहे समझ के याद कर लीजिए कि क्यों ऐसा होता। तो ये स्नेल्स लॉ से होता था। स्नेल्स लॉ कहता है जो मीडियम जितना डेंसर होगा उसका म्यू उतना ज्यादा होगा, म्यू ज्यादा होगा तो थीटा की वैल्यू उस मीडियम में कम हो जाएगी, और थीटा कम होने का मतलब है रे नॉर्मल के पास हो जाएगी। तो इस तरह से आप ये स्नेल्स लॉ को याद कर सकते हैं। अच्छा, अब जो स्नेल्स लॉ होता है इसको हम मल्टीपल बाउंड्रीज के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, ये भी समझ लें। मल्टीपल बाउंड्रीज के लिए अप्लाई करने का मतलब है कि जैसे मान लीजिए यहां पर इस तरह से कई सारी बाउंड्रीज है, और कोई रे आती है इस तरह से यहां से, और यहां नॉर्मल ड्रॉ करते हैं इस तरह से, रे इधर चली जाती है, यहां नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, रे इधर चली जाती है, यहां नॉर्मल ड्रॉ करते हैं और रे इधर आ जाती है। तो अब ये जो रे का डायग्राम बना, इसमें ये जो स्नेल्स लॉ होता है, अब जैसे मान लीजिए रे यहां से एंटर करती है, यहां एंगल इसका आई था, यहां R1 हो गया, तो ये भी R1 होगा, फिर ये R2 होगा, तो ये भी R2 होगा, फिर ये मान लीजिए E। कहने का मतलब ये आपसे कह रहे हैं कि जब भी रे एंटर करेगी एक बाउंड मीडियम से दूसरी मीडियम में जाएगी, तो डेंसर या रेयरर मीडियम के हिसाब से रे नॉर्मल से या तो झुकेगी नॉर्मल की तरफ या दूर जाएगी। तो जो भी हो, अगर आपको स्नेल्स लॉ अप्लाई करना है तो पूरे सिस्टम के लिए आप स्नेल्स लॉ डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। पूरे कहीं भी आप डायरेक्टली स्नेल्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं अगर रे का रिफ्लेक्शन हो रहा है। जैसे यहाँ μ1 मीडियम, यहाँ μ2 मीडियम, यहाँ μ3 मीडियम, यहाँ μ4। तो अब जैसे पहले μ1 μ2, पहले यहाँ ए पॉइंट नाम दे देते हैं इसका, इसका बी पॉइंट, इसका सी पॉइंट। तो जैसे ए के लिए स्नेल्स लॉ अप्लाई करें, ए पॉइंट के लिए तो क्या लिखेंगे, ए में मीडियम है μ1, ऊपर मीडियम है μ1 और एंगल है साइन आई, नीचे मीडियम μ2 हो गया और एंगल क्या हो गया, साइन R1। अब कहा जाए बी के लिए अप्लाई करिए स्नेल्स लॉ, तो बी पर मीडियम कौन सा ऊपर है, μ2, एंगल कितना इंसिडेंस का, साइन R1, नीचे जो है मीडियम μ3 हो गया और एंगल कितना है, साइन R3। अब कह रहे हैं सी पर स्नेल्स लॉ अप्लाई करिए, तो सी पर हम कहेंगे मीडियम ऊपर है μ3 और एंगल है R2। ये सॉरी, ये गड़बड़ लिख गया, यहाँ R1 था और ये R2। फिर यहाँ μ3 साइन R2 और वहां पे μ4 साइन E। ई इमर्जेंस एंगल को लिखते हैं जिस एंगल पे रे बाहर निकलती है। तो इस तरह से स्नेल्स लॉ कहीं भी लगा सकते हैं। अच्छा, इसमें आप एक चीज और देखिए, अगर यहाँ पर इनिशियल और फाइनल मीडियम सेम हो जाए, अगर इनिशियल और फाइनल मीडियम सेम हो जाए, देखिए
इफ इनिशियल एंड फाइनल मीडियम इज सेम, इनिशियल और फाइनल मीडियम सेम हो जाए तो उस केस में देखिए क्या होगा, यानी μ4 इक्वल टू μ1 हो जाए। तो इफ μ4 इक्वल टू μ1 हो जाए तो देखिए क्या होगा, ऊपर जितने इक्वेशन लगे हैं सबको मल्टीप्लाई कर लीजिए। देखिए ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है और ये थर्ड इक्वेशन है, मल्टीप्लाई कर लें LHS में LHS और RHS में RHS, और मान लो μ4 इक्वल टू μ1 हो गया। आखिरी मीडियम पहले मीडियम के इक्वल हो गया, मतलब दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम हो गया। तो मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए क्या रिजल्ट आता है। LHS में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा μ1 μ2 μ3 साइन I साइन R1 साइन R2। RHS में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा μ2 μ3 μ4, तो μ2 μ3 μ4 साइन R1 साइन R2 साइन E, ये आ जाए। अब इनमें अगर आप देखिए तो साइन R1 साइन R2 तो ऐसे ही कैंसिल हो जाएंगे। अच्छा μ1 μ2 भी ऐसे ही, सॉरी μ2 μ3 भी ऐसे ही कैंसिल हो जाएंगे, और हमने μ4 इक्वल टू μ1 मान लिया है तो अब μ1 μ4 भी कैंसिल हो जाएंगे। तो LHS में बचा साइन ई और RHS साइन आई और RHS में बचा साइन ई, तो यानी I इक्वल टू ई हो जाए। तो एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ गया, याद कर लीजिए कि अगर पहला और लास्ट मीडियम सेम है, इफ फर्स्ट एंड लास्ट मीडियम इज सेम, ये रिजल्ट स्टैंडर्ड है, इसको याद कर लीजिए। अगर पहला और लास्ट मीडियम सेम है एंड बाउंड्रीज आर पैरेलल, जो डिफरेंट मीडियम की बाउंड्रीज हैं वो आप, तो I इक्वल टू ई, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ इमरजेंस के बराबर होगा, यानी पहले मीडियम का एंगल और आखिरी मीडियम का एंगल बराबर होगा। और इसका मतलब क्या है, तो इमरजेंट रे इंसिडेंट रे के पैरेलल हो जाएगी। ये इंपॉर्टेंट बात है, काफी ध्यान रखिए, डायरेक्ट पूछा जा चुका है, फिर पूछा जा सकता है। तो ये रिजल्ट्स आपको ध्यान रखने कि जब कभी मल्टीपल रिफ्रैक्शंस होंगे किसी रे के, और जिस मीडियम से रे एंटर कर रही थी फाइनली उसी मीडियम में इमर्ज करती है, आखिरी मीडियम और पहला मीडियम सेम है, और बीच में जितने भी मीडियम हो, 2 हो 3 हो 10 हो 50 हो, कितने भी मीडियम हो, हर मीडियम की बाउंड्रीज आपस में पैरेलल हो। अगर ऐसा है तो इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे आपस में एक दूसरे के पैरेलल होंगी। उसमें लेटरल शिफ्ट हो सकता है, कोलिनियर नहीं बोल रहे होंगी, पैरेलल होंगी आपस में। तो ये था स्नेल्स लॉ का बेसिक। अब हम लोग स्नेल्स लॉ के क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे एकदम आसान क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है, फाइंड डेविएशन इन द पाथ ऑफ रे। आपको डायग्राम में दिख रहा है कि एक रे इंसिडेंट हुई है, उसका नॉर्मल के साथ एंगल 45 डिग्री बन रहा है, और दूसरे मीडियम में जाती है, वहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2 है, और बताइए, पूछ रहे हैं डेविएशन कितना होगा। तो पहले डायग्राम बना लें हम लोग रे का। डायग्राम हम आसानी से बना सकते हैं। हमें मालूम है कि ऊपर वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, नीचे वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, नीचे √2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो हमें मालूम है कि डेंसर मीडियम में रे नॉर्मल के पास होती है, तो यानी रे ऐसे कुछ चली जाएगी इस तरीके से। अब इसका एंगल वगैरह हम लोग लेते हैं, और हमसे पूछा गया डेविएशन बताइए। अच्छा, डेविएशन हम लोग पहले पढ़ ही चुके हैं ऑप्टिक्स में, रिफ्लेक्शन में। तो मान लीजिए इसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R है, ये 45 डिग्री क्या हो जाएगा इसका। स्नेल्स लॉ लगाएं, स्नेल्स लॉ लगा दें। स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो क्या लिखेंगे, μ1, तो इस मीडियम का μ1 है, तो 1 इंटू साइन 45, पहले मीडियम का म्यू इंटू पहले मीडियम का एंगल, इक्वल टू दूसरे मीडियम का म्यू इंटू उसका एंगल, तो साइन R। तो ये साइन R की वैल्यू आ जाएगी, साइन 45 1/√2 होगा, तो ये 1/√2 आ गया, इक्वल टू √2 साइन R। तो इससे साइन R की वैल्यू आ गई 1/2, तो इससे R आ गया 30 डिग्री, यानी रिफ्रैक्शन एंगल 30 डिग्री आ। अब पूछा है डेविएशन बताइए। तो डेविएशन का मतलब हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। डेविएशन का मतलब है अगर मीडियम चेंज ना होता तो ये जो ग्रीन वाली रे थी इसको सीधे ऐसे जाना था, देखिए ऐसे सीधे ऐसे जाना था, और रिफ्रैक्शन की वजह से जाना इस तरफ पड़ गया, निकली फाइनली इस डायरेक्शन में। तो जिधर जाना था उधर से जितना मुड़ गई, ये जो एंगल होगा ये कहलाएगा डेविएशन एंगल। अब ये कितना होगा, तो आपको दिख रहा है पूरा एंगल, ये वाला पूरा एंगल आपको डायग्राम में ध्यान से देखिए, ये वाला पूरा एंगल I है 45 डिग्री, तो ये एंगल भी पूरा कितना होगा I, ये I हो जाएगा। इतना R है तो डेल्टा की वैल्यू क्या हो जाएगी, I - R।
तो हम कहेंगे जो डिविएशन एंगल यहाँ से होगा डेल्टा, वो हो जाएगा I माइनस आर, यानी 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, तो डिविएशन एंगल आ जाएगा 15 डिग्री। तो इसको फॉर्मूले को याद कर लीजिए कि डिविएशन एंगल जब भी रिफ्रैक्शन होगा तो डिविएशन एंगल या तो I माइनस आर होगा या R माइनस आई होगा। तो डिविएशन एंगल के लिए बस यही फॉर्मूले होंगे। रिफ्रैक्शन प्रोसेस में I माइनस आर होगा, अगर I R से बड़ा है तो I माइनस आर, या फिर R माइनस आई अगर R I मतलब I R से छोटा है, जो बड़ा है उसमें छोटे को घटा देंगे। कैसे आएगा ये ऊपर दिख रहा है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐसा ही, देखिए इसमें कह रहे हैं इन द फिगर शोन ए रे इमर्जेस आउट आफ्टर पासिंग थ्रू डिफरेंट मीडिया। फिगर में आपको दिख रहा है ए रे इमर्जेस आउट आफ्टर पासिंग थ्रू डिफरेंट मीडिया, फाइंड द एंगल ऑफ इमर्जेंस ऑफ द रे। रे का एंगल ऑफ इमर्जेंस निकालना है, यानी ये वाला एंगल आपसे पूछा जा रहा है, ये वाला एंगल दिया हुआ है और बाकी सारे मीडियम के आपको म्यू दिए हैं और यहाँ पर सारे मीडियम की बाउंड्रीज आपस में पैरेलल है। तो अभी हमने आपको बताया कि जब पैरेलल बाउंड्रीज होंगी और मल्टीपल रिफ्रैक्शन होंगे रे के, तो अगर आखिरी मीडियम और पहला मीडियम सेम है, ये वाला मीडियम और ये वाला मीडियम सेम हो, तो इमर्जेंट रे का एंगल और इंसिडेंट रे का एंगल यानी ई और आई भी आपस में सेम हो जाते हैं। लेकिन यहाँ सेम नहीं है, देखो यहाँ इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 है, इसका 1 है, यानी सेम नहीं है। तो इमर्जेंट रे का एंगल और इंसिडेंट रे का एंगल आपस में बराबर नहीं होगा, यानी इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे आपस में पैरेलल नहीं होंगी। तो अब कितना होगा ये निकालना है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है इसमें, हम लोग सीधा इसमें लगाएंगे स्नेल्स लॉ। और स्नेल्स लॉ लगा बताया था आपको, μ1 sin θ1 इक्वल टू μ2 sin θ2 इक्वल टू μ3 sin θ3 इक्वल टू μ4 sin θ4, कहीं भी लगा सकते हैं। तो हम ये जो पॉइंट दिया है इसको ए मान लेते हैं और यहाँ पर ये पॉइंट सी, तो ए और सी के लिए अप्लाई कर देते हैं। तो ए पर जब रे आई तो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना था, μ1 1 था, तो इसको चलिए μ1 ही लिख लेते हैं, μ1, और एंगल कितना था वहां sin 30। और जब रे निकली तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, μ4, और एंगल हमें निकालना है sin ई। अब μ1 की वैल्यू 1 दी है तो 1 इंटू साइन 30, μ4 की वैल्यू 3/2 दी है तो 3/4, 2 इंटू साइन ई। साइन 30 1/2 होगा, तो इससे साइन ई की वैल्यू आ गई 1/3। साइन 30 1/2 होगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो साइन ई आ जाएगा 1/3। तो इससे ई की वैल्यू सॉल्व होकर आ गई साइन इनवर्स 1/3, ये आंसर हो जाएगा। तो इसमें आपको बीच में हर जगह जितनी बार जैसे ये वाला एंगल निकालना होता, ध्यान से डायग्राम में देखिए, जैसे यहाँ वाला एंगल निकालना होता, यहाँ ये नॉर्मल बना देते, यहाँ का एंगल निकालना होता, यहाँ का एंगल निकालना होता, तो आपको जहां का एंगल निकालना सिर्फ उन दो पोजीशंस के लिए स्नेल्स लॉ लगाइए, कोई जरूरी नहीं लगातार कंटिन्यूएशन में लगाइए। तो हमें यहाँ का एंगल दिया था, यहाँ का निकालना था, तो हमने बस यहाँ का म्यू साइन थीटा और यहाँ का म्यू साइन थीटा आपस में बराबर करा दी, डायरेक्ट आपको आंसर सॉल्व हो जाएगा एक लाइन में। तो ये बढ़िया क्वेश्चन है, बढ़िया का मतलब आपके एग्जाम के नजरिए से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें कह रहे हैं इफ द रेज पार्शियली रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड एट द बाउंड्री। अब ये जो क्वेश्चन है इसमें आपसे कह रहे हैं कि रे जो है पार्शियली रिफ्लेक्ट हुई है एंड पार्शियली रिफ्रैक्ट हुई है एट द बाउंड्री। पार्शियल रिफ्लेक्शन और पार्शियल रिफ्रैक्शन हुआ है बाउंड्री पर, पार्शियली रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड एट द बाउंड्री, एंड रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड रेज आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। इस पर भी ध्यान देना है, रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। देखिए बनाते हैं डायग्राम में, उन्होंने उसी डायग्राम में बना लेते हैं जो दिया हुआ क्वेश्चन का डायग्राम। तो जैसे मान लीजिए ये इस तरह से ये रे बनाई हमने, ये बाउंड्री बनाई, ये नॉर्मल हो गया बाउंड्री पर इस तरह से। अब इसमें जो रे है वो कह रहे हैं इंसिडेंट रे का पार्शियल रिफ्रैक्शन हुआ, पार्शियल रिफ्लेक्शन हुआ, तो ये बनाते हैं इंसिडेंट रे इस तरह से आई, पार्शियल रिफ्लेक्शन हुआ तो ऐसे चली गई, और पार्शियल रिफ्रैक्शन हुआ तो ऐसे चली गई, ये आ गई। अब कह रहे हैं कि जो रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रेज हैं वो आपस में परपेंडिकुलर है, तो मतलब ये वाली रेज आपस में परपेंडिकुलर, ये कौन से रे हो गए, रिफ्लेक्टेड, और ये कौन से रे हो गए, रिफ्रैक्टेड। अब क्वेश्चन में कह रहे हैं रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रे आपस में परपेंडिकुलर, तो ये परपेंडिकुलर, ये इंसिडेंट रे थी, ये तो क्वेश्चन में दी हुई थी डायग्राम में, इंसिडेंट रे, और इसका एंगल जो है यहां से 60 डिग्री दिया होगा,
और ये मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है यहाँ पर 1 दिया है, एयर के लिए म्यू की वैल्यू 1 हो जाएगी और यहाँ का म्यू, और म्यू ही निकालना है हम लोग को। तो अब एकदम आसान है, देखिए ये एंगल अगर 60 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, 60 डिग्री। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन I इक्वल टू R होता है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है, तो ये 60 डिग्री हो जाएगा। अच्छा, ये 90 डिग्री है पूरा, और हमें मालूम है कि ये कंप्लीट एंगल, ये वाला पूरा एंगल, सीधा सीधा एंगल जब बनता है इस तरह से तो ये 180 डिग्री होता है, तो ये 180 डिग्री होगा। तो ऊपर वाला 60 है, बीच में 90 है, ये 60 है ये वाला, और ये 90 है, तो ये कितना हो जाएगा, तो इसको घटा देंगे 180 में से, तो 180 में से 60 और 90 घटाओ तो ये 30 डिग्री हो जाएगा, ये आ जाएगा 30 डिग्री। तो अब ये एंगल 30 डिग्री होगा, और ये कौन सा एंगल कहलाएगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब म्यू सॉल्व करना है, स्नेल्स लॉ लगा देंगे। तो यूजिंग स्नेल्स लॉ लगाएंगे, क्या होता है, तो पहले मीडियम का म्यू 1 है, तो 1 इंटू एंगल कितना है यहाँ पर 60 डिग्री, तो 1 इंटू साइन 60 इक्वल टू दूसरे मीडियम का म्यू है वो निकालना है, और एंगल कितना है 30 डिग्री, नॉर्मल के साथ एंगल लेते हैं। तो अब इससे साइन 60 होगा √3/2, साइन 30 होगा 1/2, 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो म्यू की वैल्यू सॉल्व होकर आ गई 1/√3, ये निकल आएगा सॉल्व। तो मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, अब इसको आप जनरल चाहें तो फॉर्मूले की तरह याद कर सकते हैं। देखिए फॉर्मूला कैसे बन सकता है, जैसे ये मान लो बाउंड्री है और ये इस पे नॉर्मल है, इस तरह से नॉर्मल है। अब कोई रे इधर से आई, इस फॉर्मूले को आप कैसे बना सकते हैं, देखिए कोई रे इधर से आई, ऐसे पार्शियल रिफ्लेक्शन हुआ, पार्शियल रिफ्रैक्शन हुआ, ऐसे चली गई। अब इसमें आप फॉर्मूला कैसे बना सकते हैं, देखिए आपको समझा देते हैं, इसको याद कर लीजिए, चाहें तो फॉर्मूला याद कर सकते हैं कि जैसे यहां पर मान लीजिए एंगल आई, तो ये भी एंगल कितना होगा आई, ये एंगल आर, और ये परपेंडिकुलर है तो एंगल कितना होगा 90 डिग्री। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, इसका μ2। डायग्राम से देखिए आई 90 और आर का सम 180 होगा, तो आई प्लस आर इक्वल टू 90 आएगा, तो आर की वैल्यू हो जाएगी 90 माइनस आई। स्नेल्स लॉ लगा दें, तो μ1 साइन आई इक्वल टू μ2 साइन आर, μ1 साइन आई इक्वल टू μ2 साइन 90 माइनस आई, ये होगा। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो μ1 साइन आई इक्वल टू μ2 साइन 90 माइनस आई, का मतलब कॉस आई हो जाए, साइन आई अपॉन कॉस आई से tan आई हो जाएगा μ2/μ1। तो डायरेक्ट आप ये रिलेशन निकाल सकते हैं, μ2 दिया है तो μ1 निकल आएगा, μ1 दिया है तो μ2 निकल आएगा, ये आप डायरेक्ट याद कर सकते हैं। इसी को हम पोलराइजेशन चैप्टर में पढ़ेंगे, इसको बोलते हैं ब्रिस्टर्स लॉ, पोलराइजेशन चैप्टर में आएगा। तो खैर इस ये हम लोग कर लेंगे। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन है, इसमें कह रहे हैं द रेशियो ऑफ थिकनेस ऑफ 2 ग्लास स्लैब्स, इसको कलर चेंज कर देते हैं, रेशियो ऑफ थिकनेस ऑफ 2 स्लैब्स, ट्रांसपेरेंट स्लैब्स हैं। तो अब इसका अगर थिकनेस का मतलब 2 स्लैब्स हम लोगों ने बना ली, अब इसकी लेंथ अगर हम 5x लेते हैं तो इसकी लेंथ क्या हो जाएगी 6x। इफ लाइट टेक्स इक्वल टाइम टू पास थ्रू देम, अब लाइट पास करती है दोनों में से, और लाइट को पास करने में इक्वल टाइम लगता है। तो जैसे मान लीजिए इसमें से लाइट पास हो रही है और इसमें से लाइट पास हो रही है, टाइम दोनों बार सेम लगता है, तो इसमें टाइम t और इसमें भी टाइम t। तो पूछ रहे हैं बताइए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a क्या होगा। b विद रिस्पेक्ट टू a का मतलब ये a और b नाम लिख लेते हैं इनके, a और b, मतलब ये मीडियम a है और ये मीडियम b। एक लाइट रे दोनों मीडियम से गुजरती है, मीडियम ए में और मीडियम बी की जो लेंथ है उसका रेशियो 5:6 था, ये दिया हुआ है। हमने एक की लेंथ 5x मान ली तो दूसरे की लेंथ 6x हो जाएगी। अब कह रहे हैं दोनों में लाइट को गुजरने में सेम टाइम लगता है, तो पूछ रहे हैं बी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ए के रिस्पेक्ट में क्या होगा। तो जैसे मान लेते हैं ए का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μa है, तो बी का क्या हो जाएगा μb, और अब आपको μb और μa का रेशियो बताना है। तो बस सिंपल, जब वो कह रहे हैं टाइम सेम लग रहा है तो टाइम सेम करा दो। ए में हम लाइट की स्पीड को va मान लेते हैं, बी में लाइट की स्पीड को vb मान लेते हैं, तो रिलेशन लगा देते हैं। टाइम सेम लग रहा है तो टाइम ए में जो टाइम लगा वही टाइम बी में लगा, ये दिया हुआ है। ए में टाइम क्या लगेगा, तो टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड,
तो डिस्टेंस चला 5x और स्पीड है लाइट की v। b में फिर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस चला 6x और स्पीड है vp। x x कैंसिल हो गया, तो यहां से हमें va vb का रेशियो आ गया। तो यहां से कह सकते हैं va अपॉन vb इक्वल टू 5/6 आ गया। v और vb का रेशियो आ गया। अब हमसे वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रेशियो पूछ रहे हैं। अब हमें ये पता है कि म्यू ए, अभी हमने पढ़ा था एक मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर म्यू1 है और दूसरे मीडियम में म्यू2 और स्पीड v1 v2 होती है, तो अभी हम लोगों ने पढ़ा म्यू1 v1 इक्वल टू म्यू2 v2। तो अब ये अप्लाई कर सकते हैं। तो हम कहेंगे पहले मीडियम का म्यू इंटू उसमें स्पीड इक्वल टू दूसरे मीडियम का म्यू इंटू उसमें स्पीड। अब हमें म्यू बी बाई म्यू ए चाहिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए चाहिए। तो अब हम कहेंगे, इधर लिख रहे हैं आगे, म्यू बी अपॉन म्यू ए इक्वल टू आ जाएगा वी ए अपॉन वी बी, और वी ए अपॉन वी बी की वैल्यू क्या आई है यहाँ से 5/6, तो ये आ गया 5/6 आंसर हो। तो इस तरह के क्वेश्चन अक्सर आ जाते हैं पेपर में, तो बस आपको ये रिलेशंस ध्यान रखने हैं ये वाले, कि किस तरह से एक मीडियम से दूसरे मीडियम में रे जाती है तो म्यू और उसका लैम्डा बदलता है। आगे सब कुछ हम लोग डायरेक्टली कर सकते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं ए वेवलेंथ ऑफ लाइट इन एयर इज 7200 एंगस्ट्रॉम। एयर की वेवलेंथ, एयर में लाइट की वेवलेंथ इतनी है, तो पूछ रहे हैं ग्लास में वेवलेंथ क्या होगी, और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ही है। सिंपल है एकदम, म्यू1, जब भी एक मीडियम में वेवलेंथ स्पीड कुछ पता हो दूसरे मीडियम में निकालनी हो, फॉर्मूला सीख चुके हैं, फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। पहला मीडियम एयर है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, उसमें वेवलेंथ कितनी है 7200। दूसरा मीडियम ग्लास है, उसका म्यू 1.5 होगा, वेवलेंथ आपको निकालनी। तो लैम्डा 2 कितना आ जाएगा 7200 अपॉन 1.5। सॉल्व कर लेंगे इसको। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा ये, तो ये 1.5 को 3/2 लिख लेंगे, 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये 4800 आ जाएगा एंगस्ट्रॉम। तो उसके हिसाब से ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि इसमें क्वेश्चन में पूछ रहे हैं फाइंड नेट डिविएशन of the ray when it emerges from opposite side of the transparent spherical medium। डिविएशन निकालना है। तो देखो तरीका हम लोग डिविएशन का सीख चुके हैं। रिफ्रैक्शन से रे बनाएंगे पहले हम लोग, रे बनाने के बाद फिर उसमें जो भी कैलकुलेट करने को वो कह रहे हैं वो कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहां से रे रिफ्रैक्ट होगी, इस तरफ को जाएगी, ये इस तरह से हुई, फिर वहां नॉर्मल ड्रॉ करेंगे हम लोग, जहां भी रे गई वहां नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। नॉर्मल हमेशा स्फेयर में आपको पता है सेंटर से पास होगा, तो नॉर्मल ड्रॉ करेंगे यहां से, और ये सेंटर से पास होगा इस तरह से, ये नॉर्मल हो गया। ये जो बनाया हम लोगों ने ये व्हाइट वाला, ये नॉर्मल है, नाम लिख देते हैं इसका नॉर्मल। फिर यहां से रे निकल जाएगी बाहर, तो इस तरह से रे आएगी और बाहर निकल जाएगी। और ये रफ डायग्राम बना रहे हैं, इसमें कोई एग्जैक्टली मेजरमेंट करके नहीं बनाना, तो इस तरह से रे बाहर निकल गई। अब इसमें आपको एंगल वगैरह की बात पूछी गई कितनी होगी, तो एकदम आसान है, देखिए डिविएशन पूछा गया। यहाँ एंगल अगर 60 है, ये रिफ्रैक्टेड रे हो गई और ये नॉर्मल हो गया, ये भी नॉर्मल है जो डॉटेड लाइन बनी। तो इंसिडेंट रे का नॉर्मल के साथ एंगल 60 दिया, यहाँ एंगल हम लोग कुछ मान लेते हैं थीटा आर, कुछ मान लेते हैं R1 मान लिया। अच्छा ये R1 हो गया, अगर ये R मान लेते हैं इसको, ये R हो गया, तो अब स्नेल्स लॉ लगा दें, ये पॉइंट ए ले लेते हैं इसको, तो स्नेल्स लॉ एट पॉइंट ए, एट ए पर स्नेल्स लॉ लगा लें। अब ए पर स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो बाहर मीडियम नहीं दिया है, कौन सा है, तो एयर ले लेंगे बाहर दोनों तरफ। तो बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 इंटू एंगल कितना है बाहर 60, तो साइन 60। अंदर गए तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3 दिया है, म्यू की वैल्यू ये दी हुई है आपको √3, तो √3 इंटू साइन आर। साइन 60 √3/2 होता है, तो ये √3 साइन आर आया, √3 से √3 कैंसिल हुआ, साइन आर की वैल्यू 1/2 आई, मतलब आर आ गया 30 डिग्री। तो यानी यहाँ का जो एंगल होगा आर वो 30 डिग्री होगा। अच्छा ये एंगल अगर 30 डिग्री होगा, ये वाला एंगल, तो ये वाला एंगल भी आर यानी 30 डिग्री ही होगा। क्यों? क्योंकि ये जो ट्राइंगल बना है, देखो इस सेंटर को ओ मान लें, इस पॉइंट को बी कह दें, कलर चेंज कर लेते हैं, इसको बी कह दें। तो जो ओ ए बी ट्राइंगल बना हुआ देखिए डायग्राम में, ये वाला जो ट्राइंगल बना है, ये वाला ट्राइंगल, ये आइसोसेलिस ट्राइंगल है। आइसोसेलिस का मतलब
ये लेंथ बराबर है, ये रेडियस है और ये रेडियस है, ये बराबर है दोनों, तो इनके अपोजिट एंगल भी इक्वल हो। तो ये वाला एंगल अगर आर है तो ये वाला एंगल भी आर हो जाए। तो ये पता हो गया 30 डिग्री। अब ये वाले एंगल को ई मान लें, ये निकालना है तो ई निकाल लें। तो दोबारा स्नेल्स लॉ लगाते हैं, स्नेल्स लॉ एट बी, वहां लगा देते हैं स्नेल्स लॉ बी पर। अब बी पर स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अंदर वाला देखिए, यहाँ अंदर वाले के लिए एंगल आर है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3 है, तो √3 साइन आर। बाहर गए तो मीडियम 1 हो गया और एंगल ई है तो 1 साइन ई। आर की वैल्यू सॉल्व होकर 30 डिग्री आई थी, तो साइन 30 इक्वल टू साइन ई। साइन 30 1/2 होता है, तो साइन ई इक्वल टू √3/2 आ गया। तो ई फिर कितना आ गया 60 डिग्री, और वो हमें डायरेक्ट पता चल सकता था ये 60 डिग्री होगा, तो ये 60 डिग्री आ गया ई की वैल्यू। अब आपसे वो डेविएशन पूछ रहे हैं, तो देखो डेविएशन को ध्यान से देख लो आप, इसमें हम अलग कलर से दिखाते हैं। ये जो इंसिडेंट रे थी इसको जाना था सीधा इस तरफ को, जाना था सीधा इस तरफ को, और गई इस तरफ व्हाइट वाले डायरेक्शन में, यानी यही तो इसका डेविएशन हुआ, जिधर जाना था उधर से जितना मुड़ गए, ये डेविएशन हुआ Δ1। अब Δ1 कितना होगा इसको लिख देते हैं, तो यहाँ पर लिखते हैं, तो Δ1 हो जाएगा, अलग कलर ले लेते हैं, Δ1 जो होगा ये हो जाएगा Δ1। अच्छा Δ1 डायग्राम से देखो कितना होगा Δ1, तो हमने कहा था रिफ्रैक्शन में डेविएशन हमेशा क्या होता है, आई माइनस आर या आर माइनस आई, जो बड़ा होगा छोटे को घटा देंगे। तो इस बार आई जो है वो 60 डिग्री है और आर 30 डिग्री है, तो बड़ा कौन हुआ आई, तो डेविएशन हो जाएगा आई माइनस आर यानी 60 माइनस 30 यानी 30 डिग्री, ये डेविएशन होगी। और ये किस सेंस में हुआ, तो आपको दिख रहा है ये वाला डायरेक्शन जो है ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, तो ये किस सेंस में हुआ है, क्लॉकवाइज, तो हम लोग लिखते जाते हैं क्लॉकवाइज। अब जब रे दूसरी तरफ से बाहर निकली तो फिर वही बनाते हैं हम लोग कि रे को किधर जाना था और किधर गई, वाइस बेसिकली देखिए डायग्राम बनाते हैं हम लोग, तो इसमें हम कहेंगे रे को जाना था इस तरफ, कलर चेंज कर लेते हैं, रे को जाना था इस तरफ रे को जाना था और गई है बेसिकली इधर, तो ये इसका एंगल ऑफ डेविएशन हुआ Δ2, और ये भी देख रहे हैं क्लॉकवाइज हुआ। इस बार एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री है और एंगल ऑफ इमर्जेंस यानी रिफ्रैक्शन एंगल 60 डिग्री है, तो बड़े में से छोटे को घटाते हैं। तो अब जो Δ2 होगा दूसरे पाथ में डेविएशन, वो हो जाएगा आर माइनस आई, बल्कि ई माइनस आई कह लें, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को हम लोगों ने ई कहा है, तो ई माइनस आई, बड़े में से छोटा एंगल घटा देते हैं। ये बताया पहले आपको कि रिफ्रैक्शन प्रोसेस में डेविएशन हमेशा या तो आई माइनस आर होगा या आर माइनस आई, बड़े में से छोटे को घटा देंगे। तो अब ई यहाँ 60 था और आई 30 था, तो ये फिर आ गया 30 डिग्री और क्लॉकवाइज ही आया, ऊपर डायग्राम में आप देख रहे हैं क्लॉकवाइज ही आया है, ये Δ2 भी क्लॉकवाइज है, तो ये हो गया। अब जब दोनों क्लॉकवाइज हैं तो ऐड हो जाएंगे, तो हम कहेंगे जो नेट डेविएशन होगा वो कितना हो जाएगा, Δ1 प्लस Δ2 यानी 30 प्लस 30, तो ये 60 डिग्री क्लॉकवाइज, ये आंसर हो जाएगा। तो ये हो गया 60 डिग्री क्लॉकवाइज, यानी फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया, पहला ऑप्शन। तो ये था हम लोगों का रिफ्रैक्शन का लेक्चर, स्टार्टिंग बेसिक लेक्चर। ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, इनको प्रॉपरली तैयार कर लीजिए, नोट्स बना के पढ़िए जिससे रिवीजन होता रहे, ठीक है ना। कई सारे स्टूडेंट्स कह रहे थे कि सर काफी कॉन्सेप्ट्स हो गए, रिवाइज करा दीजिए, तो अब रिवीजन के लिए वीडियो आपके पास पड़े हुए हैं, जैसे चाहे आप वैसे रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है ना, वीडियो बार बार देख लीजिए। तो चलिए आज यहीं तक रखते हैं, थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे अपरेंट डेप्थ, तो चलिए थैंक यू।